जी, कल हम लोगों ने इसके अंदर स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट से रिलेटेड, और आप मैंने रिकॉल कराए थे आपके कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स, रेलिवेंट एंड इररेलिवेंट कॉस्ट, जिसके अंदर आपने ने कहा था 3 करेक्टरिस्टिक्स होती हैं रेलिवेंट कॉस्ट की: फ्यूचर, इंक्रीमेंटल, कैश फ्लोज। अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो रेलिवेंट, अदरवाइज आपके लिए इररेलिवेंट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर आप लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर मटेरियल की मल्टीपल प्राइसेस दी हो तो कैसे डिसाइड करेंगे मटेरियल को किस रेट में मेजर किया जाएगा। देन आपने डिस्कस किया था कि लेबर के अंदर अगर प्रॉब्लम आ जाए तो लेबर को कैसे इवेल्युएट करेंगे कि कितनी कॉस्ट रेलिवेंट बनेगी। अच्छा, ये जो हम लोगों ने कल रूल लिखे थे रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल या रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, ये आप लोग याद रखिए, इसका बुक कीपिंग के साथ कोई काम नहीं होता। ठीक है, इसका ताल्लुक सिर्फ डिसीजन मेकिंग के साथ है, मतलब चाहे वो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हो, यहां पे इनको यूज किया जाता है। लेकिन अगर आपको मैं कहूँ ना मटेरियल इशू करने की एंट्रियां करो, वो तो नॉर्मल FIFO वेटेड एवरेज वाले मेथड से ही होंगी। अगर आपको मैं कहता हूँ लेबर की पेमेंट वगैरह की एंट्रीज करो, उसकी रूटीन वाली एंट्रीज ही होंगी। तो कल हम लोगों ने ये चीजें डिस्कस की थी। अब कल इसके मैंने क्वेश्चन दिए तो कोई आपको कॉपीज नहीं दी? चलिए, उसकी मैं फिर इंशाल्लाह, इस वक्त तो कॉपी नहीं लाया, मेरे से ख्याल था दे दी हुई आपको ने, तो कल मैं इंशाल्लाह उसके क्वेश्चन वगैरह भी आपको कराऊंगा। आज हम फिर आके अपना जो मेन टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैंने कहा था ये जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, इसके अंदर हमने डिफरेंट टेक्निक्स या मेथड्स पढ़ने हैं। जिसमें एक आ जाता है पे बैक पीरियड। जी, तो इसमें पहला आ जाता है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का मतलब होता है कि जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको रिकवर करने पे कितना टाइम लगेगा। ठीक है, और इसका जो डिसीजन क्राइटेरिया होता है आपका, वो हम लोग कहते हैं कि एक्सेप्ट the project with least payback period and it must be matched with management policies।
ठीक है, आपको ने कहा कि एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट विद लीस्ट पे बैक पीरियड, मतलब जिसका पे बैक पीरियड सबसे कम हो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। और साथ लेके मैंने आगे क्या लिखवाया, एंड इट मस्ट बी मैच विद मैनेजमेंट पॉलिसीज, और वो मैनेजमेंट की पॉलिसी के साथ अलाइन भी हो, मैच भी करता हो। ठीक है जी, अभी मैं आपको एग्जांपल से इसको क्लियर करता हूं तो फिर आपको आइडिया होगा कि वो क्या था। फर्ज करें आपको मैं कहता हूं कि यार 2 प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको मैं कहता हूं इसमें भी लाख रुपया चाहिए। फर्ज करें इसमें भी लाख रुपया ही चाहिए। ईयर्स एंड देयर कैश फ्लोज, ईयर 1, 2, 3, 4। अब फर्ज करें ये डेटा आपको दे दिया जाता है। अच्छा, अब देखिए लाख रुपए आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है और आपको ने कहा हर साल आपको इतना इतना कैश फ्लो होगा, पैसे वापस मिलेंगे। लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, पहले साल 40,000 मिल गए, बाकी कितना रह गया 60,000। अगले साल फिर 40,000 मिल गए, कितना रह गया 20,000। अच्छा, अगले पूरे साल में 40,000 मिला है तो 20,000 रिकवर करने पे कितना टाइम लगा होगा 6 महीने। ठीक है, यानी वो आपने कैसे निकाला कि अब आपको 20,000 की फिगर रिक्वायर्ड थी ना, तो आप लोगों ने कहा वो तो टोटल कैश फ्लो 40,000 हुआ था, तो ये बनता है 0.5। अब 2 साल वो और 0.5 ये, तो टोटल आपका पे बैक पीरियड कितना हो गया 2.5 ईयर्स। ठीक है, यानी इसका पे बैक पीरियड आ गया आपका 2.5 ईयर्स। तो पे बैक का मतलब होता है जो पैसा आप लोगों ने इन्वेस्ट किया उसको रिकवर करने पे कितना टाइम लग रहा है। तो तकरीबन 2.5 साल लगेंगे आपको अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट रिकवर करने पे। अब जरा इधर आ जाएं, लाख रुपए इंजेक्ट किया, पहले साल 50,000 मिल गए, बाकी कितना रह गया, अगले साल 50 मिल गए, तो कितना अर्सा लगा 2 साल।
अच्छा, अब अगर आपसे मैं पूछूं कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या आंसर होगा? बी। रीजन क्या है? पेबैक पीरियड कम है, ठीक है, तो इसका मतलब आपको बी एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन मैंने साथ इधर क्या कहा था, एंड इट मस्ट बी मैच्ड विद मैनेजमेंट पॉलिसीज। क्या आपकी मैनेजमेंट की पॉलिसी क्या है? यहां पे तो मैं साइलेंट था, तो अब आप लोग कहेंगे ना बी एक्सेप्ट करो, तो आंसर एक्सेप्ट है। लेकिन अगर इसमें मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता क्वेश्चन में कि हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट ना करना जिसका पे बैक पीरियड 1 साल से ज्यादा हो, ठीक है, यानी हमारी मैनेजमेंट की पॉलिसी है हम कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करते जिसका पे बैक 1 साल से ज्यादा हो, तो फिर क्या करना चाहिए? दोनों ही रिजेक्ट कर देने चाहिए। अब हालांकि इसका पे बैक कम है, लेकिन आप फिर भी इसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये 1 साल से एक्सीड कर रहा है, आपकी पॉलिसीज के साथ अलाइन नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपको मैं कहूं मेरी कंपनी की पॉलिसी है कि 3 साल से ज्यादा पे बैक नहीं होना चाहिए, तो फिर हम लोग क्या कर देंगे? फिर बी को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि 2 साल है ये, ठीक है। तो इस तरह करके डिसाइड करना होता है। कैश फ्लो के साथ कोई लिंक है? मतलब फॉर एग्जांपल इसमें 140 और इसमें 160 है, तो हमें तो उससे ज्यादा प्रॉफिट होगा ना। हाँ, अब वो इसके कुछ फायदे नुकसान में डिस्कस करते ना, उसमें आती चीजें। अच्छा, अब इस मेथड का फायदा क्या है? फायदा इस मेथड का ये है कि एज सून एज पॉसिबल आप अपने पैसे निकाल लेते हो। फर्ज करें 2 साल के बाद प्रोजेक्ट ए आपका फ्लॉप हो जाता है, जहां इन्वेस्टमेंट की थी 2 साल के बाद वो टोटली खत्म हो जाती है। 2 साल तक आपने अपना पैसा भी इन्वेस्ट रखा, 2 साल में कितने पैसे वापस आए? 80,000, और वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, तो आपकी तो अपनी इन्वेस्टमेंट भी जाया हो गई, प्रॉफिट तो दूर की बात। ये अगर 2 साल बाद बंद हो जाता तो कम से कम अपना लाभ तो निकल आया था ना, चलो प्रॉफिट ही फोरगो हुआ है ना, इन्वेस्टमेंट तो बच गई। तो इस वजह से ये लोग कहते हैं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करो जहां एज सून एज पॉसिबल अपना पैसा निकल आए, ताकि कल को अगर खुदा ना खासा नुकसान हो तो प्रॉफिट ही फोरगो हो रहा होगा, अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बच जाएगी। इसलिए ये मेथड हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। हालांकि इसके अंदर डेफिशिएंसी है, देखें ना, साल बाद का 40,000 क्या आज के 40,000 के इक्वल वर्थ रखता होगा, या 2 साल बाद का 40,000 आज के 40,000 के इक्वल वर्थ रखता होगा? नहीं। लेकिन आप लोग बस यही कर रहे हो, उससे कंपेयर करते जा रहे हैं, तो इसलिए ड्रॉबैक्स हैं। लेकिन अभी मैंने इसका पहला फायदा आपको क्या बता दिया कि एज सून एज पॉसिबल हम अपना पैसा निकाल लेते हैं, सो फ्यूचर में अगर नुकसान हो तो चांसेस होते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट हमें रिकवर हो चुकी हो, ताकि अगर फोरगो हो तो प्रॉफिट फोरगो हो जाए, लेकिन इन्वेस्टमेंट का नुकसान कम से कम हो। ये इसका मेन फायदा है। नुकसान वैसे क्या नजर आ रहा है? हाँ, एक तो वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर ही नहीं कर रहा, ठीक है। आपने मुझे कहा जी 40 मिलके 60 रह गया, वो साल बाद का 40 आज के 40 के इक्वल वर्थ नहीं रखता। मतलब आप अपने पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें कि आज से 6 महीने पहले जिस बंदे की लाख रुपए इनकम थी और वो जितनी चीजें खरीद सकता था, आज क्या लाख में वो मिल जाती उसको? नहीं। तो ये इस चीज का फैक्ट वगैरह पड़ता है, तो ये इस चीज को कंसीडर नहीं करता, ये इसका ड्रॉबैक है कि वैल्यू ऑफ मनी को ये कंसीडर नहीं करता। दूसरा, अभी आपने से किसी ने पॉइंट रेस किया था कि प्रोजेक्ट ए में 1,60,000 मिल रहा है, बी के अंदर 1,40,000 मिल रहा है, तो प्रॉफिट कहां ज्यादा हो रहा है? ए। लेकिन आपने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया, आपने उसे बी वाला एक्सेप्ट करा दिया, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी को कंसीडर नहीं करता। अब देखिए ना, बेशक इसने 2.5 साल लगाए आपके पैसे रिकवर कराने पे, लेकिन दे भी तो 1,60 था ना, मतलब 60,000 का प्रॉफिट हो रहा था, इधर 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 60,000 वाला प्रॉफिट वाला प्रोजेक्ट छुड़वा दिया आपने और मुझे 40,000 वाला एक्सेप्ट करा दिए, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी को भी कंसीडर नहीं करता। क्लियर हो गया यहां तक? ये इसका ना पहला मेथड है पे बैक। हाँ, अब ये जो था ना वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता, इसका एक ऑल्टरनेटिव हमने निकाल लिया हुआ है, उसे हम कहते हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अच्छा आप ये कह रहे हो 40,000 आज के 40,000 के इक्वल वर्थ नहीं रखता,
तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, इनकी भी निकाल लो, इनकी भी निकाल लो, फिर पे बैक निकाल लेना। तो उसे कहते हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ठीक है, तो वो भी हमारा एक मेथड चलता है। अच्छा, यूके के अंदर इन्होंने एक दफा रिसर्च की थी और उन्होंने देखा था कि 70% डिसीजंस पे बैक के ऊपर वहां पास होते हैं। ठीक है, यानी यूके के अंदर उन्होंने रिसर्च की कि किस मेथड से ज्यादा लोग डिसीजन पास कर रहे हैं, तो 70% लोग इस मेथड से डिसीजन पास करते थे, लेकिन इसके साथ वो कोई ना कोई एक और मेथड भी यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब मतलब पाकिस्तान के अंदर तो ये पे बैक वाला कोई इतना सूटेबल काम रह नहीं जाता, तो बहरहाल अदरवाइज ये है कि लोग जो हैं वो उसको कंसीडर कर रहे होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। तो ये था इसका पहला मेथड। अब आते हैं सेकंड मेथड के ऊपर। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जैसे एनुअल रेट ऑफ रिटर्न भी कह देते हैं। इसका जो क्राइटेरिया होता है, हम लोग कहते हैं एक्सेप्ट the project with maximum ARR and it must be matched with management policies. ठीक है, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट विद मैक्सिमम ARR एंड इट मस्ट बी मैच्ड विद मैनेजमेंट पॉलिसीज। अब मसले ARR कैलकुलेट कैसे होता है, तो ARR का फॉर्मूला डिफरेंट लोग डिफरेंट यूज करते हैं। अब मैं इधर आपको वैसे लिख देता हूं, एवरेज प्रॉफिट ओवर initial investment। ठीक है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं, बहरहाल हम यहां पे यूज कर लेंगे एवरेज प्रॉफिट ओवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू कर लेते हैं।
जी, प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्टमेंट कितना की थी? 1 लाख। टोटल रिटर्न कितना आया? ठीक है, टोटल पैसे तो 160 आया, तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ? 60,000। अच्छा, ये जो 60,000 आपको प्रॉफिट हुआ, ये कितने सालों में हुआ? तो इसको अगर डिवाइड बाय 4 कर दूं तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 15,000। अब एवरेज प्रॉफिट ओवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो एवरेज प्रॉफिट ओवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, तो 15% आ गया आपका। प्रोजेक्ट बी। जी, प्रोजेक्ट बी में कितना प्रॉफिट हुआ? कितने ईयर्स में? इसका डिवाइड बाय 4 करूं तो 10,000 आ गया। ओवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 10%। अब अगर आपसे मैं कहूँ किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो प्रोजेक्ट ए में। रीजन क्या है उसका? हाँ, कि रिटर्न प्रॉफिट की परसेंटेज ज्यादा, वो 15% प्रॉफिट दे रहा है, वो 10% दे रहा है, तो इधर इन्वेस्टमेंट करें। तो जो पे बैक के अंदर प्रॉब्लम था ना कि प्रॉफिटेबिलिटी को कंसीडर नहीं किया, इसने वो कर दिया, लेकिन इसने वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करा दिया जिसका पे बैक पीरियड ज्यादा है। अगर 2 साल बाद कहीं बंद हो गया तो इसके ना आपकी तो इन्वेस्टमेंट भी डूब जाएगी साथ। तो ये इसके अंदर ड्रॉबैक आ जाता है। बाकी वैल्यू ऑफ मनी को इसने भी कंसीडर नहीं किया, लेकिन फायदा क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी को कंसीडर किया। अच्छा, अब आप लोगों को मैंने क्राइटेरिया में लिखवाया था कि वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया करें जिसका ARR मैक्सिमम हो और मैनेजमेंट की पॉलिसीज के साथ अलाइन भी हो। अब मसला वो मैनेजमेंट की पॉलिसी क्या है। फर्ज करें आपको मैं कहता हूं मेरी कंपनी की पॉलिसी है हम किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते जिसका रिटर्न 25% से कम हो, तो फिर क्या करना चाहिए? दोनों को रिजेक्ट कर दें, क्योंकि दोनों ही 25 से कम दे रहे थे। ठीक है, तो वो जो मैंने कहा ना पॉलिसीज का साइन, वो अगर ये चीज बताई होगी तो कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो इसमें फिर हम इस तरह डिसीजन लिख दिया करते हैं कि जी सब्जेक्ट टू मैनेजमेंट पॉलिसीज प्रोजेक्ट ए कुड बी एक्सेप्टेड। ठीक है, क्योंकि पॉलिसी तो उसने मुझे बताई नहीं, तो इसलिए मैं लिख दूंगा कि यार मैनेजमेंट की पॉलिसी को देखते हुए ए को एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो ये इसका सेकंड मेथड था। अब आते हैं जो मेन एग्जामिनेबल मेथड्स हैं।
नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। अब इसका डिसीजन क्राइटेरिया, accept the project with maximum positive NPV। ठीक है, कि वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें जिसकी मैक्सिमम और पॉजिटिव एनपीवी हो। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। ठीक है, जब भी नेट का वर्ड होता है ना, तो उसका मतलब कोई चीज माइनस होकर आ रही है, आपस में ऑफसेट हो रही कोई चीजें। तो इनफ्लोज और आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यूज को नेट जब किया जाएगा, ऑफसेट किया जाएगा, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। तो हम लोगों ने कहा वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया कीजिएगा जिसकी एनपीवी आपकी पॉजिटिव में आ रही है और मैक्सिमम हो। मतलब अगर एक ही प्रोजेक्ट है तो एनपीवी पॉजिटिव आ गए तो एक्सेप्ट कर लो, और अगर एक से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं तो फिर वो एक्सेप्ट करें जिसकी मैक्सिमम पॉजिटिव आई थी। अब ये क्या चीज है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको जरा एक दो एग्जांपल सर देखते हैं। अच्छा, इसको करने से पहले आप लोगों ने मैथ के अंदर फाइनेंस वाला पोर्शन पढ़ा था, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटीज, ठीक है, परपेचुइटी वगैरह के बारे में। तो पहले वो थोड़े से कॉन्सेप्ट में रिकॉल कराऊं, क्योंकि अब इधर वो जरूरत पड़ा करेगी, तो थोड़ा सा उनको हम रिकॉल करते हैं। अच्छा, ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता था, इसका क्या मतलब होता था? इंटरेस्ट सेम है, तो इससे जो इंटरेस्ट की अमाउंट होती है वो सेम है, प्रिंसिपल अमाउंट होती है। हाँ, यानी जब भी इंटरेस्ट कंप्यूट किया जाता है तो प्रिंसिपल अमाउंट पे किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में ये होता है हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ही इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन की जाती है। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता था? सर क्यूमुलेटिव बैलेंस पे प्रिंसिपल अमाउंट ये हर साल इंक्रीज होती रहती है, या मतलब जो आपका पीरियड होता है इंटरेस्ट पे करने का, उसके साथ साथ इंक्रीज होती है, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट। यानी कंपाउंड कहते हैं ना इकट्ठा करने को, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट को इकट्ठा करके ऐड करके, मतलब हर अगला इंटरेस्ट निकालते वक्त पिछला इंटरेस्ट एक्यूमुलेट किया जाएगा और कंपाउंड क्यूमुलेटिव फिगर पे अगला इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, तो उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम देते थे। और एन्युटीज क्या होती थी? वैसे एन्युटी होता क्या, यानी अच्छा, इसके आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी होंगी कि सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट्स of equal amount after equal interval for a definite period। ठीक है, सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑफ इक्वल अमाउंट आफ्टर इक्वल इंटरवल फॉर अ डेफिनेट पीरियड। ठीक है, सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट मीन इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट हो रही होती है, ये नहीं होता एक ही दफा पेमेंट की। ठीक है, ऑफ इक्वल अमाउंट, उस इंस्टॉलमेंट की फिगर बराबर होनी चाहिए,
आफ्टर इक्वल इंटरवल गैप बराबर होना चाहिए, और फॉर अ डेफिनेट पीरियड, पीरियड डेफिनेट हो 5 साल 10 साल 100 साल, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। अगर इन्फिनिटी हो जाए तो वो क्या होता था, वो परपेचुइटी होती थी। अच्छा, उधर एन्युटीज के आपने दो केस पढ़े थे, ऑर्डिनरी और ड्यू, उन दोनों में क्या फर्क होता था? सर एक में पहले ईयर के इंस्टॉलमेंट और एक में ईयर के बाद पहली इंस्टॉलमेंट। हाँ, यानी एक में इन एडवांस पेमेंट होती है और एक में एट द एंड ऑफ द पीरियड होती है, ये फर्क होता था। ठीक है, एडवांस में जो हो वो कौन सा था? हाँ, वो ड्यू वाला होता है। जो एडवांस में दें वो ड्यू, जो एंड ऑफ द पीरियड दें वो ऑर्डिनरी होता था। हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, इंस्टॉलमेंट्स की हम पे कर रहे हैं। किधर एन्युटीज में हम क्या करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू तो सब में कैलकुलेट करनी, वो सबके फॉर्मूले वेरी कर जाते हैं। एक्चुअली हमने यहाँ निकालनी प्रेजेंट वैल्यूज ही हैं। अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ना, फिर फॉर्मूला लिखते हैं इनका। ठीक है, सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑफ इक्वल अमाउंट आफ्टर इक्वल इंटरवल फॉर इनडेफिनेट पीरियड। तो इन दोनों में फर्क फिर किस चीज का है? पीरियड का। इसमें इन्फिनिटी हो जाती है। सिंपल इंटरेस्ट की तो हमें जरूरत नहीं पड़नी, मेन हमारा काम चलना है कंपाउंड या एन्युटी के साथ। ठीक है, तो अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो तो वो डिस्काउंटिंग कहलाता है, कंपाउंडिंग कहलाता है। हाँ, यानी अगर फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी वो कंपाउंडिंग, और अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो डिस्काउंटिंग। तो एक्चुअली हमें यहाँ पे क्या काम करना होगा? हाँ जी, डिस्काउंटिंग, प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से फॉर्मूला लिखता हूं। तो P इज इक्वल टू S ओवर 1 प्लस R रेज टू पावर। ठीक है, P इज इक्वल टू S ओवर 1 प्लस R रेज टू पावर N। अच्छा, क्या इस फॉर्मूले को हम इस तरह लिख सकते हैं कि S इंटू 1 ओवर 1 प्लस R रेज टू पावर N? ठीक है, रिजल्ट तो वही आ जाना है ना। ये जो काम किया है मैंने, इसे कहा जाता है डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो ये फैक्टर आपको याद होगा, उधर बुक के अंदर टेबल दिया होता था ना, जहाँ से आप वैल्यू दे के तो मल्टीप्लाई भी कर लिया करते थे। तो वो एक्चुअली वो ये चीज़ सॉल्व करके दी होती। इसका अगर फैक्टर को मैं सिंपल वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ तो प्रेजेंट वैल्यू आ सकती। तो इसलिए यहाँ पे जो हमने करना होगा ना, वो हम यही किया करेंगे, पहले कैश फ्लोज की फिगर निकाल लिया करेंगे,
उसको फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया करेंगे। ठीक है, तो ये काम वहाँ पे चलेगा। बाकी एन्युटीज़ के अंदर हमें एन्युटी वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता था। ठीक है, इसके अंदर जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकाला करते थे तो एन्युटीज़ के अंदर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता था R मल्टीप्लाई बाय एन्युटी फैक्टर। ठीक है, और एन्युटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता था? 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आर रेज टू पावर n होल डिवाइडेड बाय अच्छा, जब मैथ में आप लोग करते थे वहां कंपाउंडेड सेमी एनुअली भी होता था, कंपाउंडेड क्वार्टरली भी होता था। अगर 10% कंपाउंडेड एनुअली हो या 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली हो, क्या इंटरेस्ट बराबर बनता था? नहीं। किसका ज्यादा आता था? क्वार्टरली। जितनी ज्यादा दफा कंपाउंड करेंगे उतना इंटरेस्ट ज्यादा बन जाता है। देखिए ना, रेट दोनों में 10 है, एक में साल बाद इंटरेस्ट ऐड होना है, एक में हर 3 महीने बाद ऐड हो जाना है। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंटली कंपाउंड होगा उतना ज्यादा फ्यूचर वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो पेपर में उधर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, यानी मैथ के अंदर, कि अगर आपको कभी कहा जाए कोई ऐसा एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो जो एग्जैक्टली उतना ही रिटर्न दे जितना कोई सेमी एनुअल या क्वार्टरली कंपाउंडिंग वाला रेट दे रहा हो, तो उसको क्या नाम देते थे? नहीं, यानी वो IRR कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन वैसे प्रॉपर उसका नाम क्या पड़ा था? मसलन आप लोगों को मैंने कहा 10% सेमी एनुअल और 10% कंपाउंडेड एनुअली का रेट से इंटरेस्ट सेम नहीं होगा। हाँ, इक्विवेलेंटली उसको क्या कहते थे हम? इफेक्टिव रेट। ठीक है, इफेक्टिव रेट होता था। ठीक है, इफेक्टिव रेट का मतलब एक ऐसा एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एग्जैक्टली उतना ही रिटर्न दे जितना कोई कंपाउंडेड क्वार्टरली, सेमी एनुअली या मंथली दे रहा हो। यानी अदर देन एनुअल कोई रेट जितना रिटर्न अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसके लिए एनुअल रेट जो निकाला जाता है उसे हम इफेक्टिव रेट का नाम देते थे। जी। इफेक्टिव रेट आपको यानी कि कोई ऐसा एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एग्जैक्टली उतना ही रिटर्न दे जितना कोई अदर देन एनुअल यानी कोई कंपाउंडेड, सेमी एनुअली, क्वार्टरली रेट दे रहा हो। ठीक है, मसलन फर्ज करें अगर मैं आप लोगों को ये डेटा दूं कि आपको मैं कहता हूं कि जी P है 10,000, टर्म्स हैं 3 years और रिक्वायरमेंट आपको कहा जाता है कैलकुलेट future value if interest rate is option A 10%
compounded annually और 10% compounded quarterly. जी, अब S का फॉर्मूला होता था ना P यानी 10,000 इंटू 1 प्लस R 0.1 रेज टू पावर N 3. तो देखिए कितना बना. थ्री 1 0. अब B के मुताबिक भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं. ठीक है, अब B के अंदर मैंने आपको क्वार्टरली कहा था, ऊपर एनुअल था. तो 10,000 इंटू 1 प्लस अब 0.1 को डिवाइडेड बाय 4 और पावर कितना हो जाएगी 12. So 13449. देखिए दोनों जगह इन्वेस्टमेंट थी 10,000. पहले केस में बनी 13,310 और अगले में बनी 13,449. तो अमाउंट बढ़ गई. अगर मंथली कर दूं और बढ़ जाएगी. ठीक है, तो जितनी ज्यादा दफा साल में कंपाउंड होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट आना होता है. अब इफेक्टिव रेट क्या चीज है? देखिए ये था क्वार्टरली रेट और उसने 3 साल बाद अमाउंट ये कर दी. आपको मैं कहता हूं मुझे कोई एक ऐसा एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, यानी एनुअल कंपाउंडिंग वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ जो 3 साल के बाद मेरी अमाउंट एग्जैक्ट इतनी कर दे. ठीक है, यानी 3 साल का जो मेरी अमाउंट हो वो 13,449 ही बने. तो आपको कहने का कोई ऐसा मुझे एनुअल रेट कैलकुलेट करके बताओ. अब क्या वो 10% ही होना चाहिए? नहीं, वो 10 से तो देखें अमाउंट कम बनती है, इसका रेट 10 से ज्यादा होगा. तो अगर आपको मैं कहूँ ना कोई ऐसा एनुअल कंपाउंडिंग वाला रेट निकालो जो एग्जैक्टली उतना रिटर्न दे जितना अदर देन एनुअल रेट दे रहा है, तो उसके लिए आपको कंप्यूट करना होता है इफेक्टिव रेट. ठीक है, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला होता था E is equal to 1 plus R raised to power N minus 1. ठीक है, सो अब अगर इसका मैं इफेक्टिव रेट निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा 1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर. साल में कितना कंपाउंड हो रहा था 4 दफा. ठीक है, तो देखिए कितना रेट आया. 10.38% compounded annually. इसका मतलब अगर आपका एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए ना 10.38%,
तो आप 3 साल के बाद अपनी इस 10,000 की फिगर निकाल के देख लेना, इतना ही बनेगी। ठीक है, यानी आप उसको यूज करके प्रूफ कर भी सकते हो। ठीक हो गया। तो इफेक्टिव रेट आप याद रखें, एक ऐसा एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एग्जैक्टली उतना ही रिटर्न दे जितना कोई एक सेमी एनुअल या क्वार्टरली रेट दे रहा होता है। ये जो क्रेडिट कार्ड वाले, आगे इंशाल्लाह जब आप लोग जॉब्स वगैरह करेंगे तो अक्सर क्रेडिट कार्ड वाले ना आप लोगों के पास आ जाते हैं, जी क्रेडिट कार्ड बनवा लें। अब अगर आप उनसे पूछे ना रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह, तो वो क्या करते हैं, आपको कुछ इस तरह बता देते हैं कि यार रेट ऑफ इंटरेस्ट तो होगा, मतलब फर्ज करें आपको मैं कहता हूं 4.25% पर मंथ। अब आप कहें ना एनुअल, तो अक्सर कहते हैं यार वो महीने का आप निकाल लें। अब आम बंदे के ज़हन में क्या होता है, अच्छा एनुअल पर मंथ इतना इंटू 12 करूंगा तो एनुअल बन जाएगा। हालांकि बैंक वाले कंपाउंडिंग पे चलते हैं। ठीक है, मतलब अब आपके ज़हन में क्या होगा कि यार इसको इंटू 12 कर लेते हैं तो आप लोगों का एनुअल रेट आ जाएगा। ठीक है, अब वो अगर आप इसको इंटू 12 करके देखें तो देखें रेट क्या बनता है, 51%। ठीक है, तो आपके ज़हन में है कि 51%। हालांकि बैंक्स जो होते हैं वो कंपाउंडिंग पे चल रहे होते हैं, तो इसके एनुअल रेट निकालने के लिए क्या करना चाहिए था आपको, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला यूज करना चाहिए। अगर मैं इससे सॉल्व करूं ना तो 1 प्लस 0.0425 रेज टू पावर 12 माइनस 1, 64%। ठीक है, तो ये 64% के इक्वल रेट बन रहा है। अब आम आदमी ये 51 समझ के चलो 51 होगा तो चलो ठीक है, वो बाद में तो चलता वो तो इतना ज्यादा पड़ रहा है। यानी कई लोग आपको जिनका अकाउंट्स का नॉलेज नहीं होता या शौक में क्रेडिट कार्ड बनवा लिए, तो उसमें उनको फिर प्रॉब्लम क्या आती है कि उनके ज़हन में होता है कि अच्छा यार 4% इंटरेस्ट था, लेकिन जब वो वापस उतारते नहीं है टाइमली तो वो कंपाउंडिंग के हिसाब से इंटरेस्ट पड़ता है। यानी क्रेडिट कार्ड का जब बिल आता है ना, मतलब फर्ज करें आपको मैं कहता हूं कि यार मैंने क्रेडिट कार्ड लाख रुपए इस्तेमाल कर लिया, जब मुझे बिल आएगा ना तो उसमें उन्होंने लिखा होगा कि आप लाख रुपए की शॉपिंग कर चुके हो, यानी लाख रुपए की लिमिट यूज कर चुके हो। आपकी से ड्यू डेट है, अज्यूम करता हूं 15 अक्टूबर, तो 15 अक्टूबर तक अगर आप पे कर दोगे हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, 15 के बाद करोगे तो इंटरेस्ट पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही उन्होंने क्या लिखा होता है, मिनिमम पेमेंट आप 10,000 कर दो फॉर एग्जाम्पल। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, लाख रुपया खर्च किया, अच्छा उन्होंने मिनिमम 10 का 10,000 दे देता हूं, तो अगर आपने 10,000 वापस किया तो क्या लोन सारा उतर गया? नहीं। अब अगली दफा जब इंटरेस्ट आना है ना तो वो कंपाउंड फिगर के ऊपर इंटरेस्ट आना है। तो मैंने बैंक अल फलाह की एक दफा कैलकुलेशन की थी कि सिर्फ मिनिमम पेमेंट ही दूं जितनी वो कह रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी ना दूं, तो 80 साल लगते हैं लोन क्लियर होने में। ठीक है, तो उसको 80 साल तक वो इंटरेस्ट में उसका भरता रहूंगा। तो वो अक्सर क्या होता है, मसलन फर्ज करें अज्यूम करते हैं कि अगर 4.25% रेट है तो लाख का इंटरेस्ट बन गया होगा कोई 4,250 रुपए। ठीक है, अब उन्होंने कहा जी मिनिमम 5,000 रुपए दे देना, मैंने 5,000 ही दिया, तो 5,000 में 4,250 तो इंटरेस्ट ही था, तो प्रिंसिपल तो गया 750। वो अगली दफा क्या होगा, फुल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लग के फिर आ जाएगा ऑलमोस्ट। तो उस वजह से ना ये बर्डन में लोग फंसते जाते हैं। ये जो अक्सर लोग आपको कहते हैं ना प्लास्टिक मनी मुसीबत ही है, वो इस वजह से कह रहे होते हैं कि मिसमैनेज उन्होंने कर लिया होता है, उसके बाद ना लोन क्लियर करने की पोजीशन में होते हैं और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भरते रहते हैं। तो अगर कभी उनको आप कहें ना कि IRR बताओ इसका, फिर उनको आइडिया हो जाता है, इसको अकाउंट्स का नॉलेज है, फिर वो आपको सही वाला रेट बताते हैं कि यार वो तो इतना होगा। अदरवाइज आम बंदे को यही कहते हैं यार महीने का है तो साल का निकाल लें आप खुद ही। वो कई बंदों को तो नहीं आइडिया होता, कई सिंपल 12 करके निकाल के सेटिस्फाई होता है, अच्छा इतना बनता है। ठीक है, तो वो अच्छी खासी आप लोगों को क्रेडिट कार्ड की कॉस्ट पड़ रही होती है। बहरहाल अच्छा, इफेक्टिव रेट हमेशा याद रखिएगा एनुअल रेट होता है, लेकिन
अगर मैं एनुअल नहीं निकालना चाहता, ये क्वार्टरली था ना, आपको मैं कहता हूं यार मुझे कोई सेमी एनुअल रेट बताओ जो इस क्वार्टर जितनी रिटर्न दे दे, उसके लिए क्या निकालना पड़ता था? इफेक्टिव तो एनुअल रेट होता है ना, आपको मैंने कहा कोई ऐसा रेट निकालो जो एग्जैक्ट उतना ही रिटर्न दे जितना कोई क्वार्टरली रेट दे रहा हो। तो उसके लिए आप लोग निकाला करते थे इक्विवेलेंट रेट। तो इक्विवेलेंट रेट में क्या करते थे, इफेक्टिव रेट वाले फॉर्मूले को बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन पे लिखा जाता है। ठीक है, अब ये -1 तो -1 के साथ वैसे ही कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बचेगा क्या कि 1 + r रेज़ टू पावर n = 1 + r रेज़ टू पावर n। एक तरफ वो फिगर लिख दें जिसका डेटा गिवन है और एक तरफ उसकी लिखें जो फाइंड आउट करना है, आंसर आ जाता है। तो ये आप लोगों की बुक के अंदर ना उसने इफेक्टिव रेट, इक्विवेलेंट रेट ये एक्सप्लेन किए हुए थे, इसमें मैंने आपको बताया कि ये था क्या। तो कल अब इंशाल्लाह इसको आगे डिटेल में कंटिन्यू हम लोग कर देंगे ताकि इसके फर्दर जो एस्पेक्ट्स हैं यानी जो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल है वो आपका शुरू हो। तो कल मैं इंशाल्लाह क्वेश्चंस वगैरह भी लेता हूँगा ताकि प्रैक्टिस वगैरह भी हम साथ साथ शुरू कर सकें। आप लोगों का ग्रुप क्रिएट हो गया हुआ है? अभी नहीं हुआ? हो गया? अच्छा, चलिए जिन लोगों का नहीं है ना वो एक कागज़ पे नाम लिख के नीचे रऊफ साहब को दे दें ताकि उनको भी ऐड उसमें कर दिया जाए। थैंक यू जी।